हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट खास उन बच्चों के लिए जो अपने करियर में थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और सोच रहे हैं पैसा कैसे बनाएं, आगे कैसे बढ़ें। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जो पहले फूड डिलीवरी बॉय थे, अब इन्होंने खड़ी कर दी अपनी पीआर एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, और साथ साथ ये कोचिंग बिजनेस एक्सपर्ट भी हैं। तो स्वागत करते हैं अजीत शाह का। स्वागत है जी। थैंक यू सो क्या हाल है आपके? बहुत ही बढ़िया। आपको देख के तो और मजा आ गया। केम छो भाई, मजामा छो। एकदम मजा हुआ। नवरात्रि का टाइम चल रहा है गुजरात में, तो खूब जलसा हो रहा होगा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। भाई तो स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। यार ये बताओ, आप एक डिलीवरी बॉय थे और आज आप 3 कंपनीज आपने खोल रखी है, आप रन कर रहे हो सक्सेसफुली, पैसा छाप रहे हो। तो पहले थोड़ा डिलीवरी बॉय वाले फेज पे आते हैं। क्यों आपको वो जॉब लेनी पड़ी थी और वो छोड़ के आप इसमें कैसे आए? समझ गया। स्टार्टिंग थी, मतलब स्टार्टिंग में तो मिडिल क्लास फैमिली, इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी। इंजीनियरिंग में पहले मैकेनिकल ट्राई किया मैंने 1 साल, मैकेनिकल छोड़ दिया, फिर आईटी में गया था। तो जॉब इसलिए करनी थी कि मुझे ना पैसा कमाना स्टार्ट करना था ज़िंदगी में। सबको एक वो होता है कि पहले जितना हो सके जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट करें। तो मैंने 4 जॉब ट्राई करी। उससे पहले मैं वोडाफोन आइडिया में चला गया, फिर मैंने 1-2 कंपनी में और कॉल सेंटर में ट्राई किया। उसके बाद ऐसा सीन हुआ कि वो सब जगह नहीं हुआ क्योंकि वो इंग्लिश कॉल सेंटर थे और इंग्लिश उस टाइम में मेरी इतनी अच्छी थी नहीं। उसके बाद मैंने और 2 जॉब ट्राई करी। एक मैथ्स टीचर बनने का, मुझे मेरा मैथ्स थोड़ा अच्छा था, बाकी तो अच्छा नहीं था। तो उसके बाद मैंने एक ईमेल मार्केटिंग की कंपनी में ट्राई करा। मैंने कहा इंग्लिश बोल नहीं सकता, लिख तो सकता है, बट वो चारों में रिजेक्ट हो गया। अब मैं था उस टाइम पे 19 साल का, डिग्री विग्री थी नहीं, तो जॉब मिली नहीं। तो मेरे पास एक स्कूटी पेप थी उस टाइम पे और पापा ने दिलाई थी, बट स्कूटी में ऐसा है कि स्कूटी चलती 40 की स्पीड से है, तो वहाँ पे डिलीवरी कर नहीं सकते। फिर मैंने पापा से थोड़ा ऐसा बात किया घर पे। सबसे बड़ी चीज़ मैंने पापा को बताई नहीं था मैंने डिलीवरी करी है। तो क्योंकि हमारी हॉस्टल में अलाउ भी नहीं था डिलीवरी करना या फिर कोई भी जॉब करना। तो मैंने पापा को बोला कि भाई लड़की आती है कॉलेज में, आईटी कर रहा हूँ मैं, जो शर्म आती है स्कूटी लेके जाने में। पेप वाली तो ऐसी स्टीरियोटाइपिंग हो रखी है, लड़कियों वाली है। वही। तो मैं क्या, शर्म आती, मुझे बाइक चाहिए। अब बाइक तो फर्स्ट हैंड तो मुश्किल था, तो पापा ने बोला कि मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है। पापा ने काका वगैरह से थोड़ा पैसा लिया और मैंने थर्ड हैंड एक बाइक ले ली उस टाइम पे। और फिर मैंने घर पे ऐसा बताया मुझे सिर्फ कॉलेज जाने, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया डिलीवरी उस टाइम पे। अब डिलीवरी में उस टाइम पे बहुत अच्छा पैसा मिलता था। लाइक मुझे याद है मैंने एक डिलीवरी का 80-80 रुपया हमें उस टाइम पे करते थे जब स्टार्टिंग में स्विगी गया था अहमदाबाद में। और मानेंगे नहीं, मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे, शुक्रवार शनिवार रविवार 3-3 दिन में मैं डिलीवरी से 8,000 रुपये कमाता था। 60,000? 8,000 रुपये हर 3 दिन के अंदर, यानी कि मंथली तकरीबन 30,000 रुपये आसपास, सिर्फ डिलीवरी से, फूड डिलीवरी से, वो भी 3 दिन करके जॉब। अच्छा, तो आप वीकेंड्स पे जॉब कर? मैं वीकेंड्स पे जॉब। तो ऐसा शर्म नहीं आती थी भाई थोड़ी कि यार कभी कॉलेज का ही ऑर्डर मिल गया या किसी जानने वाले का ऑर्डर मिल गया कि तू कर क्या रहा है भाई? डर तो लगता था थोड़ा, और इसलिए मैंने ऐसा जुगाड़ करके रखा था कि मैं रोज़ उनकी टी शर्ट्स नहीं पहनता था। और हमारे में 2-3 दोस्त रखे थे वहाँ पे कॉलेज में जो होते हैं। तो मैंने बोला देखो, अगर हमारी हॉस्टल से किसी का ऑर्डर आता है या फिर कोई और चीज़ होती है तो भाई डिलीवरी करना तुम्हें जाने, मेरी एक डिलीवरी करके और वो देके आ जाता था। तो ऐसा जुगाड़ करके रखा था। और मेरे साथ 1-2 दोस्त और भी थे जो कि डिलीवरी उसमें भी करते थे साथ में। और बस ऐसा स्टार्ट किया उस टाइम पे। लेकिन लोग मजाक तो बनाते होंगे, मजाक वाला मजाक बहुत बनता है, बट ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो, कि जब है ना घर पे मैंने बताया नहीं था, तो क्या घर वाले तो कुछ बोल नहीं सकते कि घर पे पता ही नहीं है, दोस्त मजाक उड़ाते हैं। बट ये अच्छी चीज़ है क्योंकि क्या स्टार्टिंग में बोलते थोड़ा थे, मजाक कुछ बताओ क्या बोलते थे? मतलब वही। अब इसमें प्रॉब्लम है ना, रिलीजन का भी थोड़ा है। मैं जैन हूँ रिलीजन से, राइट? तो मैं जैसे हम नॉनवेज वगैरह कभी देखते नहीं है, तो घर पे अगर बताता तो भी ये प्रॉब्लम होती। तो बहुत मेरे जैन दोस्त मुझे बोलते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ और कर ले, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, तो धर्म वगैरह भ्रष्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इस टाइम पे ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें हुई, बट उसका ज़्यादा फिर इसलिए सीन नहीं हुआ कि मेरे 2-3 दोस्त मेरे साथ थे। फिर उन्होंने देखा कि पैसा यहाँ से अच्छे मिल रहे हैं, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया और फिर थोड़ा बहुत चला। 1.25 साल तक मैंने डिलीवरी करी, एग्जैक्ट लॉकडाउन से 3 महीना पहले छोड़ा। अच्छा, और क्यों छोड़ा? वो छोड़ने का रीज़न? यस, तो पहली बार मतलब जब एज, अब मेरा पहला थॉट ये था कि डिलीवरी पूरी ज़िंदगी तो करनी नहीं है, कुछ काम करना है। तो जैसे ही पैसे ना चालू हुए ना, मैंने ये चीज़ चालू कर दी कि कुछ भी हो ऑनलाइन धंधे ट्राई करते हैं, अलग 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 अलग। मैंने ब्लॉगिंग पहले ट्राई किया। ब्लॉगिंग में मैंने उस टाइम पे 40-50 रुपये फूक दिए। मैंने 2-3 ब्लॉगर्स को हायर किया था जो मेरे लिए आर्टिकल्स लिखते थे, और मैंने थोड़ा पैसा फूक दिया वहाँ पे, और पैसा तो ख़त्म हो गए, तो वो मेरा नहीं चला। बट उसके बाद मैंने देखा ना, तो फॉरेन में लोग हैं ना ऐसे थीम पेजेस रन करते हैं। थीम पेज का मतलब ये होता है कि आपका एक इंस्टाग्राम का पेज बनता है, अब चेहरा नहीं दिखाता। मैं बहुत शाय था पहले, तो
चेहरा दिखाए बिना पोस्ट डालते हो अलग अलग बिजनेस पे, मीम्स वगैरह पे, अलग अलग, और वहाँ से फिर आपके प्रमोशन आते हो और आप इस तरह से पैसा कमाते हो। मैंने कहा ये सही सीन है, ये स्टार्ट कर सकते हैं। और वो स्टार्ट किया ना, तो उसमें मेरी पहली इनकम हुई 10,000 रुपये। अच्छा। अब मुझे आइडिया, मैंने कहा कि भाई अब जो भी हो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, अब डिलीवरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने फिर डिलीवरी छोड़ दी। मैंने कहा अब इसमें थोड़ा ट्राई करते हैं फुल टाइम घुस के। तो वो चला, फिर बढ़िया चला वो। और उसका एक मस्त सीन हुआ कि पहले तो 2-3 महीने उसमें इनकम नहीं हुई। मेरी पहली इनकम हुई एग्जैक्टली, मुझे याद है अभी भी डेट, 26 दिसंबर 2019 फर्स्ट इनकम मेरी। और 31 को उड़ा दिया सारा पैसा। मैंने कहा पहली इनकम उड़ाऊंगा कुछ भी हो। पूरे उड़ा दिए। पूरे उड़ा दिए। 10,000 रुपये में से मतलब प्रॉफिट कुछ 5-8 हज़ार आसपास बचा होगा कुछ, तो उड़ा दिया सारे। और फिर मैंने कहा जनवरी से करते हैं स्टार्ट। फिर जनवरी में मेरी पहली इनकम अगेन 10,000 रुपये आसपास हुई। बट जनवरी 2020 से जून 2020, 6 महीने का जो गैप था ना, उसमें मेरी मंथली इनकम 10,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये पर मंथ तक पहुंच गई। वाह, अरे भाई। तो आप अपना कंटेंट क्रिएट करते थे या दूसरों का और डालते थे? सो कंटेंट में खुद का करता था, बट उसमें एक बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ, मैं बताता हूँ थोड़ा। मेरे एक दोस्त है नितिन, तो उसने और हम लोगों ने सोचा कि यार प्रमोशंस बहुत आते हैं, बट लोग को प्रॉब्लम है वो सेल नहीं कर सकते मार्केट में। तो मैंने कहा बेच के तो हम आ जाएंगे, बेचना तो आता है। तो मैंने कहा बेचते हमें। हमने बाहर लोगों से सबको बोला कि भाई आपके प्रमोशन के कितने रुपए लगते हैं। लोग बोलते 1,000 रुपये, 1,200 रुपये। हम जाके 1,500-2,000 में बेच के आते थे। और मेरे पास है ना फॉरेन के अच्छे कुछ दोस्त हो गए थे मेरे, तो मैंने उन सबको है ना फॉरेन, अब मैं चार्ज करता डॉलर्स में और देना पड़ता इंडिया में। तो चार्ज करता फॉर एग्जाम्पल $100, 8,000 अपने पास आता है और किसी को 2-3 हज़ार रुपये प्रमोशन के देने पड़ते हैं, तो बाकी सारा प्रॉफिट बच जाता। फॉरेन के दोस्त कैसे बने आपके? वही सीन हुआ दिसंबर महीने में। पेज रन करते थे। अब इनकम तो नहीं हो रही थी, बट मैंने उस टाइम पे क्या किया, मैंने नेटवर्क बना लिया। मैं एक चीज़ है ना पहले से ही मानता हूँ, मेरी इनकम जितने भी बढ़ी है ना, लोगों के नहीं बढ़ी है। कुछ ना कुछ लोग मेरे लाइफ में आए और अच्छी इनकम वाले। मैं आपको बताऊँ, जब मैं डिलीवरी करता था, हमारे आसपास वही लोग थे कि भाई मंथली 20,000 में बहुत खुश है, उनको बहुत मज़ा आता है। फिर जैसे हमने ये स्टार्ट किया, मैंने थीम पे स्टार्ट किया। उसमें मेरा एक दोस्त था 16 साल का, उसकी इनकम 50,000 रुपये महीने की। अब मैंने कहा यार हम तो 22-23 बात सोचते हैं कि कभी 40-50 की इनकम होगी। उसके बाद जैसे जैसे लोग मिलते रहे, इनकम बढ़ती रही। फिर मुझे लोग मिले, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इनकम हुई, और लोग मिले 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे ऐसे इनकम बढ़ती रही। तो मैंने नेटवर्क तो पहले से ही बना के रखा है। और क्या, गुजराती जबान थोड़ी मीठी होती है, लोगों को बात करना बहुत पसंद होता है। तो है ना, फॉरेनर को बड़ा मजा आता है। और हमारा स्लैंग कैसा, इंग्लिश बहुत, हमारा स्लैंग थोड़ा अलग होता है। तो फॉरेनर्स ऐसे ही मुझसे बात करते थे, हम ऐसे ही बैठे रह के बातें ही करते थे, कुछ बिजनेस की नहीं। तो वहाँ से मेरे दोस्त थोड़े अच्छे बन गए थे। फिर उस नेटवर्क का थोड़ा फायदा हुआ और वहाँ से इनकम मेन स्टार्ट हुई। तो फिर यहाँ ये कैसे शुरू हुआ तुम्हारा पीआर एजेंसी का काम? कब शुरू हुआ फिर? मतलब उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तुमने बताया। अब लॉकडाउन जैसे ही लगा ना, तब क्या लोगों का अटेंशन बढ़ने लगा सोशल मीडिया पे। लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे आने लगे और पैसे तो बढ़ने लगे। बट है ना, मुझे एक चीज़ पता थी कि आज नहीं तो कल ना मार्केट में फेसेस बहुत ज़्यादा आएंगे, थीम पेजेस खत्म हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगा। तो मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में रुका ग्रेटर नोएडा में 8 महीने। और वहाँ पर मैंने अलग अलग लोगों से पीआर सीखा, क्योंकि मुझे ना कुछ और साथ में करना था। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आज है ना हम ऐसे दौर में जहाँ पे ना हम एक चीज़ पर टिक नहीं सकते, आपको थोड़ा बहुत साइड में करना ही पड़ेगा। भाई थोड़ा ना सिंप्लीफाई करते हैं इसको, पीआर थोड़ा समझाओ जिन लोग को समझ नहीं आ रहा पीआर एजेंसी, पीआर है क्या चीज़? ओके, सो पीआर का फुल फॉर्म होता है पब्लिक रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब मानते हैं कि कोई एक फॉरेन का पर्सन है, ठीक है। अब अभी तो क्या है कि मान लेते हैं कि मुझे मेरी ब्रांडिंग करनी है। अब लोग मुझे कैसे जानेंगे? अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं जीत चाहिए ये, उससे अब एक चीज़ बोली जाती है कि भाई तुम्हारे बोलने से बेटर लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं। अब मैं अगर किसी को बोलता हूँ भाई तुम जाओ गूगल पर सर्च करो हु इज़ जीत शाह, तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, वो आर्टिकल्स होते हैं। तो ये आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली पीआर, कि हमें ना अलग अलग पब्लिकेशंस में, आउटलुक इंडिया हो गया, आपका याहू हो गया वगैरह पब्लिकेशंस में हम उसके आर्टिकल पब्लिश करते हैं। हम विकिपीडिया बनाते हैं, जिससे क्या होता है अगर गूगल पे कोई नाम आपका सर्च करे तो उसका नाम टॉप पे दिखता है। तो ये होता है बेसिकली पीआर, कि भाई आपको पब्लिकेशन में कैसे रेपुटेशन बनानी है। इसका यूज सबसे बड़ी बड़ी ब्रांड करती है पूरे वर्ल्ड में। अब देखो मैगी का नाम बीच में बहुत खराब हो गया था, बट उन्होंने अच्छे अच्छे कैंपेन्स निकाले, अच्छी अच्छी चीज़ें करी। लोग बोलते थे ये डालते हैं, सब कुछ साफ हो जाता है कुछ टाइम में। तो पीआर का मेन मकसद ये होता है कि आप लोगों के सामने आप जो बोलना चाहते हो वैसे आप रेपुटेशन क्रिएट करो। तो हर एक ब्रांड इसका यूज़ करता है। तो ये चीज़ थी। पर पीआर की स्किल अगर मैं पूछूं कि इसको भी जैसे समझना ज़रूरी है कि भाई मैं इस बंदे की, पर्टिकुलर बंदे की पीआर ऐसे करूं, तो इसकी स्किल आप में कैसे आई? या आपने बंदे रखे अपने अंडर, क्या हुआ? तो मैं दिल्ली में आया ना, तो मुझे सिर्फ इकोसिस्टम पता होती है। मैं एक चीज़ मानता हूँ, टेक्निकल स्किल तुम रिप्लेस कर सकते हो कभी भी। मैं 1-2 एग्जांपल लेता हूँ। अब मान लेते हैं वेबसाइट पहले बनाने के लिए, एक सिंपल सी वेबसाइट के लिए लोग ना 15-15 हज़ार रुपये चार्ज करते थे मार्केट में।
आज एक durable.co करके वेबसाइट है, उससे आप 7 सेकंड के अंदर पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि फ्यूचर में ये सारी की सारी जो चीज़ होगी ना टेक्निकल, वो है ना कोई एआई कोई और चीज़ रिप्लेस कर सकती है, बट जब आप एक इकोसिस्टम बनाओ ना कभी रिप्लेस नहीं होता। आप वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज देख लो, अब देख लो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ओयो, एयरबीएनबी, सब की सब प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है, वर्ल्ड की सारी बड़ी। मतलब वो खुद की चीज़ खुद सेल नहीं करते। अगर मुझे आज कैब करनी है उबर की, तो उबर वाले की खुद की कैब नहीं है, मैं भाई कैब चलाता है, फॉर एग्जांपल मैं कैब में बैठने वाला हूं। तो ऐसा है कि उबर बीच में बैठ के पैसा कमाता है, मीडिएटर है। आपका इकोसिस्टम होता है, आपका लॉस का चांस बिल्कुल नहीं होता। अब मान लो मैंने कोई ओला कैब की, ठीक है, ड्राइवर बदतमीज था, मैंने गालियाँ वाले दी, उसने कुछ ऐसा किया, कुछ भी हुआ, मैंने ओला को बोला, ओला ने मुझे रिफंड कर दिया, ड्राइवर के पास से पैसा चला गया, बट ओला तो हर बार कमाएगा ही कमाएगा, तुम कुछ भी करो। तो मैंने ये चीज़ समझी। जब हम पीआर करते थे तो मैंने कहा कि देखो मैं ना पीआर के आर्टिकल्स में खुद नहीं करने वाला, मैं लोगों को देख लेता हूँ कि किनके पास आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, मैं बीच में बैठ के इकोसिस्टम बनाऊंगा, क्लाइंट मैं लेके आऊँगा, सर्विस आउटसोर्स करूंगा और बीच में बैठ के सबसे बड़ा मैं कर सकता हूँ। सबसे मेन चीज़ मुझे जो यहाँ लगती है वो है मेरा टाइम यहाँ ट्रेड नहीं होता। सोचो अगर मैं वेबसाइट खुद बनाता हूँ पूरी की पूरी, मैं दिन में कितनी वेबसाइट बना सकता हूँ? एक वेबसाइट मुश्किल से बना सकता हूँ, 30 दिन में 30 वेबसाइट, कितना स्केल अप कर लूँगा। बट यहाँ पे जब मैं काम आउटसोर्स करता हूँ ना, मैं 100 क्लाइंट के साथ काम करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो आउटसोर्स ही करना है काम। सही बात है। तो शायद प्रॉफिट थोड़ा कम हो, बट इकोसिस्टम बड़ा यहाँ भी 100 रखो, वहाँ भी 100 रखो, इस तरह से। तो जो तुम्हारे क्लाइंट है उनको मालूम होता है कि तुम आउटसोर्स कर रहे हो, या फिर तुम उनको ये बोलते नहीं आई ओन दिस कंपनी, मैं ही दे रहा हूँ तुम्हें सर्विस? मैं ही दे रहा हूँ ऐसा बोलता हूँ। देखो मोस्टली कंपनी में ये होता है, सबको पता है कि लोग वर्क करते हैं, बट मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं ही वर्क करता हूँ। क्रेडिबिलिटी तो आपकी है ना, क्योंकि आप ही लेके आ रहे हो, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो कि काम हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ। तो इससे चीज़ें ऐसी होती है कि जब भी आप इकोसिस्टम बनाए, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप टेक्निकल करोगे ना तो आपको है ना, वो बोलते हैं ना मगजमारी में फंसना पड़ेगा कि भाई कभी ये चीज़ करो, कभी वो करो, कभी ये रिप्लेस हो गया। बट जब भी आप इकोसिस्टम बनाओ ना, आप एक बार बैठ जाओ मार्केट में आके दबा के पैसा छापो। फिर एक गुजराती ने तगड़ा दिमाग लगा दिया अपना दिमाग ऐसा चलाया, यहाँ से पकड़ा, मैं बीच में हूँ, आ जाओ ये लोग, काम हो जाएगा भाई। लेकिन जो आप चीज़ कर रहे हो ये भी बहुत लोग करते हैं, है ना, बहुत लोग ट्राई करते हैं। और अगर हम अपने पुराने टाइम से देखते हुए आए तो प्रॉपर्टी डीलिंग में ऐसा होता था कि प्रॉपर्टी डीलिंग में कमीशन कर लिया या वो वाली चीज़। बट इसमें भी या हर काम में ऐसा होता है कि 10% लोग सक्सेसफुल है, 90% लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? सबसे बड़ा चीज़ है ना दिमाग का है। लोग दिमाग में भी ये चीज़ करते हैं, 90% ना सेम चीज़ करते हैं। देखो जैसे मैं अगर बात करूँ ना कि एक पौधा है, वो अगर एक जगह पड़ा है ना तो वो आज नहीं तो कल मुरझा जाएगा। हम इंसान में चलना पड़ेगा। मैं हमेशा से एक चीज़ देखी कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आप सिंपल एक पर्सन की लाइफ देखो, वो 22 साल तक पढ़ाई करेगा, फिर कुछ MBA वगैरह करना चाहे तो वो करेगा, जॉब स्टार्ट करेगा और 40 साल तक सेम चीज़ करेगा, कंपनीज वगैरह कुछ ना कुछ चेंज करेगा। अब ये चीज़ से नहीं चलेगा। 1980s की बात करें, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी उस मार्केट में। सोचो ना, आप आज से 30 साल पहले क्या था, गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते थे, आप चाहे कुछ और चीज़ कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कुछ चलता था उस टाइम पे, अभी तो ये भी एकदम खत्म हो गया, बाकी कुछ चलता नहीं था उस टाइम पे। लेकिन आज आप देखो, मैं कहता हूँ आज आपको गूगल पे आप सर्च कर लो, 16-17 साल के लड़के इनकम करें 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए की मंथली। अब ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया, मैं समझता हूँ ग्रोथ फेज है ना, हर एक कंट्री का 15 साल का होता है और एक इंडस्ट्री का 15 साल का होता है। 15 साल पैसा कमाने का मौका है और यही सबसे बड़ा मौका है करेज दिखाने का 10% लोगों को। आपको है ना धंधा करने के लिए हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, तुम्हारे अंदर गुदा होनी चाहिए, सिंपल भाषा में, बाकी चीज़ें हो जाती है। तो है ना, क्योंकि उसके बाद सेचुरेशन आ जाती है। 10% लोग वो है जो ना करेज दिखा के मार्केट में पहले उतरते हैं, बेचते हैं चीज़ें, क्योंकि डिलीवरी बड़ी चीज़ नहीं। अब देखो एक ह्यूमन का एक बिहेवियर होता है। अब मैं आपको बोलूँ ना कि भाई आपको है ना कुछ भी करके आपको 12th पास करनी है, कॉलेज पास करनी है, आप शायद एक आध बार फेल भी हो जाओ, बट आप कुछ भी करके वहाँ पर पहुँच जाओगे। अब दौड़ के मार मरोड़ के अपने आप को करके कुछ ना कुछ पहुँचा दोगे वहाँ तक, ये चीज़ होती है। तो आप है ना अपने आप को टारगेट दो बड़ा और है ना बेच दो पहले मार्केट में, डिलीवरी वगैरह हो जाएगी। मेरा यही रूल है, मैं पहले बेच देता हूँ। मैं, आप मानेंगे नहीं, मैं जब भी लोगों को बेचता हूँ ना, मुझे पता नहीं था मैं डिलीवर कैसे करूँगा। मुझे पता है कि लोग है कोई ना कोई जुगाड़ करके दे देंगे, वरना रिफंड कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले बेच दो। तो 10% लोग जो होता है ना, वो मैं एक वर्ड हमेशा बोलता हूँ, करेज। तुम्हें है ना कोई मार्केट में घुस के स्टार्ट करो कुछ भी करके, करेज दिखा के, और फिर चीज़ें हो जाती है डिलीवरी में। पहला स्टेप ले लो बेसिकली, पहला स्टेप ले लो करेज का। और दूसरा, कभी भी है ना टेक्निकल चीज़ों में मत घुसो। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। अब भाई मैं आज एक कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कंपनी में आता हूँ, सुबह खाना मैं खुद नहीं बनाता, झाड़ू पोछा भी मैं खुद नहीं करता, भाई सब कुछ खुद कर लो। एक मस्त चीज़ बोली जाती है,
नेवर डू पुअर पीपल्स जॉब। ये ना थोड़ा बोलने में ऐसा लगता है कि भाई ऐसा क्या बोल रहा है, मतलब सिंपल ये कि आपको कभी भी खुद का काम है ना जो है ना उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे मान लेते मुझे अगर मेरे कपड़े मुझे अगर आयरन करना था, मुझे इस्त्री करना था, मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा काम नहीं है। ये ना ह्यूमन बिहेवियर है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं आपको सच बताऊँ, मैं कुछ चीज़ खुद नहीं करता। देखिए ये है ना, लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करता है कि भाई सब कुछ काम मैं करूंगा, पैसे बचाऊंगा। आपको टाइम खाली करना है। मैं आपको रिच पर्सन का एक छोटा सा वो देना चाहता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है, जितने भी मेरे आसपास करोड़पति हैं उनमें सब लोग वीक में 12 घंटे से ऊपर काम ही नहीं करते। वीक का 12 घंटे, 4-4 घंटे 3 दिन बाकी काम ही नहीं करने का, वो खाली बैठे रहते हैं नल्ले। क्यों? उनको पता है कि मैं जितना खाली रहूंगा ना मेरा दिमाग चलेगा कि मुझे सेल कैसे लानी है, धंधा कैसे बढ़ाना है, सब कुछ आउटसोर्स कर दो। मैं मेरा कोई काम खुद नहीं करता। आप मानेंगे नहीं, मैं कपड़े खुद के कौन से पहनना है मैं खुद डिसाइड नहीं करूंगा। मैं फैशन इन्फ्लुएंसर को बोल दूंगा कि भाई तू मेरा नाप ले ले, आके मेरे घर पे आके बना जा और कपड़े दे जा। एक्स्ट्रा पैसा लगेगा कोई बात नहीं, बट वो भी काम मैं खुद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो बिहेवियर नहीं लाना है मेरे अंदर कि भाई सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ट्रैप होता है। जितना हो सके खाली बैठो ताकि मेरा दिमाग चले, धंधा बढ़ाने में बाकी सब चीज़ हो जाएगी। एक्सपेंशन पे रहे आपका फोकस पूरा कि सब कुछ आउटसोर्स कर दो, हर एक चीज़ है, छोटी से छोटी बारीक से बारीक। बंदा कभी अपनी गर्लफ्रेंड को भी टाइम देना ना छोड़ दे कि वो उसके लिए भी बंदा बैठा दिए टेक्सटिंग करता रहे कि भाई मेरा दिमाग खाली चाहिए, ये ज्यादा दिमाग खाती है मेरा। बेबी कह रही है पिक्चर देखने जाना है, मैं नहीं ले जाऊंगा। सुन, बंदा दे रहा हूं तेरे को, आउटसोर्स करूंगा, आउटसोर्स कर। भाई को आइडिया मिल गया, ये लगा देंगे 10 लड़के। हो सकता है अगले 10 साल बाद ये आइडिया चल जाए। इसके कंपनी खोल लेते हैं अलग से। सही में भाई, लड़के ट्रेन कर दिए चैटिंग में कि लो भाई हमारी गर्लफ्रेंड सीईओ संभालो। भी हम रहेंगे, जाएंगे भी हम ही। भाई अब आपकी तीसरी चीज पे आते हैं, कोचिंग एक्सपर्टीज जो आप कराते हो लोगों को, उसके बारे में थोड़ा बताओ। वो कैसे आई आपके माइंड में? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कोई भी चीज़ कभी भी पैशन की वजह से नहीं की। मेरे ऐसा कोई पैशन नहीं था कि भाई मुझे दिन रात काम करना है। मैंने जो भी किया अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए और पैसा कमाने के लिए किया। मैंने एक चीज़ देखी, बट कोचिंग में ना लोग के मिस्टेक क्या करते हैं, वो पैसे कमा के निकलना चाहते हैं, वो एक चीज़ गलत है। तो कोचिंग का मेरा आइडिया कैसा है कि मैं ना ऑनेस्टली उस टाइम पे जब मैं मार्केट में था ना, तो थीम पेज बिजनेस वाले बहुत कम लोग थे उस टाइम पे। फॉरेन में बहुत लोग थे, इंडिया में बहुत कम लोग थे। मैंने कहा ये मौका है इंडिया में मार्केट को कवर अप करने का। तो उस टाइम में मैं घुसा। अब सीन ऐसा था कि देखो मैं अकेला है ना कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं कर सकता। आप अकेले के पास टाइम की कमी है, एनर्जी की कमी, एफर्ट्स की कमी है। तो मैंने कहा मैं लोगों को ऐसे पहले ट्रेन करता था कि भाई आप आओ थीम पेज बनाने के लिए, मैं आपको प्रमोशन ला के दूंगा ताकि मैं भी कमा पाऊँ और आप भी कमा पाओ। बट उसका फिर कोचिंग में पूरा कन्वर्ट हो गया कि फिर मैं सिर्फ सिखाने पे फोकस करने लगा, क्योंकि मुझे इकोसिस्टम बन गया मेरा। एक है ना धंधे में एक आपको जोहो पता है ना, जोहो कंपनी जो इंडिया की एक बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ज़ीरोधार जोहो दो ही है जो प्रॉफिटेबल बहुत अच्छा करती है। जोहो का ओनर एक मस्त चीज़ बोलता है, उसका सीईओ, कि मैं अगर कोई धंधा क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए है ना उसका जो पहला ईयर है ना, पहला साल वो -1 ईयर है। यानी कि मैं पहले 2 साल पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं सिर्फ इकोसिस्टम बनाऊंगा। मैं लोगों को हायर करूंगा, मैं जानूंगा मार्केट कैसे टूटती है, किस तरह से मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, इकोसिस्टम बनाऊंगा, मैं कुछ नहीं कमाऊंगा। बट उसके बाद 5 साल में मैं जो तोड़ूंगा ना, वो लोग 50 साल तक सोच नहीं सकते। तो मैंने ये चीज़ सोची थी। मैंने कहा मैं 1 साल कुछ नहीं कमाऊंगा, मैं ऑलरेडी चल रहा है। लोगों को लेके आते हैं थीम पेज में, 1 साल के अंदर बनाते हैं, सबके थीम पेज में फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, फिर एक पूरा मार्केट कवर करेंगे कि भाई हम आपका सारा का सारा काम करके देंगे, वन स्टॉप सॉल्यूशन देंगे। हमारे पास 10 मेंटीज है, सबके पास पेजेस है, सब काम करते रहेंगे। बट ऐसे जैसा करता रहा ना, तो लोग आने लगे, फिर लोगों ने अपने आप ही चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी। तो फिर मैं फुल फ्लेज कोचिंग में घुस गया। बट पहला मेरा आने का मकसद ये था कि इसलिए मैं कोचिंग बिजनेस में आया था सबसे पहली बार। तो अभी आपके कितने कोर्सेज है, कितने टाइप के कोर्सेज सेल करते हो आप? सो मैंने कोर्स में एक चीज़ देखी, मैं कभी भी ना 2 कोर्सेज साथ में रन करता। वो इसलिए कि है ना, अब मैं आपको ये बोलूँ कि यार एक काम करते हैं, हम है ना धंधा भी करते और हम नाचते भी है, दोनों चीज़ साथ में नहीं कर सकते, डांसर साथ में नहीं कर सकते। तो पहले मैंने थीम पेज रन किया था। उस टाइम में थीम पेज की मार्केट बहुत ही खतरनाक थी। अब वो मार्केट नहीं इतनी अच्छी है, क्योंकि अब क्या है, लोगों को फेस देखना पसंद है, लोगों को पॉडकास्ट देखना पसंद है, लोगों को वीडियोस देखना पसंद है। पर्सनल टच चाहिए Personal कि touch कौन चाहिए। बता रहा है मुझे, क्या कैसी उसकी शक्ल है, इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी क्या है, कोई। अब समझो कि मैं यहाँ पे दिल्ली क्यों, हम ऑनलाइन भी कर सकते थे, लोगों को मज़ा नहीं आता ऑनलाइन में। लोगों को चाहिए कि भाई सामने पर्सन बैठो तो इनको कन्वर्जन एंजॉय करने में मज़ा आता है। तो वो मार्केट खत्म हो गई। तो मैंने कहा अब इस मार्केट में सेल करने का मतलब नहीं है, मिसगाइड नहीं कर सकते, वरना क्या रेपुटेशन खराब होती है। तो फिर हमने देखा कि एजेंसी में ऐसा है कि अभी मैं एक मस्त चीज़ आपको बताता हूँ, यूपीआई की बात करते हैं। आज से 5 साल पहले हम यूपीआई की बात करें,
आज से 5 साल पहले हर एक के पास यूपीआई, हम यूज़ करते थे, बट अगर बोले हम कोई किराना वाला, कोई पान वाला, ऐसे लोग यूज़ नहीं करते थे यूपीआई। आज जब देखिए हर एक पर्सन यूपीआई यूज़ करता है। मार्केट में पैसा तब बनता है जब आप, मार्केट स्टार्ट होते हैं ना तब आओ, रिस्क ज़्यादा होता है बट पैसा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनता है। तो इंडिया में अभी आपको मैं एक मस्त चीज़ बता दूँ, डी मार्ट जो है, डी मार्ट पता है, डी मार्ट का टोटल जो मार्केट शेयर है ना पूरे भारत देश में, वो सिर्फ 4% है। यानी कि अगर मैं 100 रुपये की चीज़ मंगवाता हूँ 4 रुपये की डी मार्ट से, बाकी सब चीज़ें आती है बाहर से। तो रिटेलर्स बहुत ज़्यादा है। मोटा भाई बेवकूफ़ नहीं है, वो छोड़ेगे नहीं है मार्केट। रिलायंस स्मार्ट आ गया है मार्केट में। तो रिलायंस स्मार्ट, डी मार्ट, वो सब चीज़ें मिल के कुछ सालों में 4% का 10-20-30% खींच लेगी मार्केट। रिटेलर्स को अगर टिकना है ना तो उनको डिजिटल सर्विस बाय करनी ही पड़ेगी, लोगों को ऐड चलानी ही पड़ेगी, लोगों को मार्केट में फेस लेके आना ही पड़ेगा। फ्यूचर में ब्रांड का नाम नहीं होगा, पर्सन के नाम से ब्रांड जानी जाएगी। आपको मस्त एग्जाम्पल, पॉलिटिशियंस आप देखिए आज के टाइम पे, हर एक पॉलिटिशियंस पॉडकास्ट में जा रहे हैं, लोगों को सामने वीडियोस बना रहे हैं। आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी वीडियोस बना रहा है, वो वीडियोस डालता है अपने उस पर यूट्यूब पे, कि उसको पता है अटेंशन इज द बिगेस्ट करेंसी ऑफ सोशल मीडिया। हम रुपए यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया करेंसी आपका अटेंशन है। तो है ना, ये चीज़ मुझे समझ आई। तो मैंने कहा ये मार्केट पकड़ सकते हैं जहाँ पे डिजिटल सर्विस सबको चाहिए होगी फ्यूचर में। तो मैं अगर ऐसा इकोसिस्टम बनाऊँ जिसको हम बोलते हैं नो स्किल एजेंसी, कि हम खुद की स्किल लेवरेज नहीं करते, किसी और के स्किल को हम लेवरेज करते हैं, और जहाँ पे हमारे एक इकोसिस्टम हो और लोग को हम लेके आए, सेल हम करें, डिलीवर कोई और करे, कि सबसे बड़ा पैसा हम कमाए। तो इस तरह से मैंने चीज़ सोची, और भगवान की दया से 2-3 साल में वो काफ़ी अच्छा वर्क किया। उस मार्केट में हमने 1.5 साल ही हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छी तरीके से। और 1.5 साल में हमने पूरा इंडिया में, लाइक हमारे लेवल पे कोई नहीं है अभी ना वो ग्रो। अगर मैं ये पूछूं कि भाई आपने हाईएस्ट कितना अर्न किया अपने कोर्स वाले उससे, तो कितना फिगर्स में बता सकते हो आप? फिगर्स में बताता हूँ, मैं मार्च महीने की बात करता हूँ, मार्च 2023 की। मार्च महीने में मेरा जो रेवेन्यू गया था वो था 1.20 करोड़, और उसमें मेरा जो प्रॉफिट्स था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो था 25 लाख आसपास का, 25-30 लाख नियरली। भाई यार वाह, भाई तुमने तो 24 झंडे साल गाड़ की दिए। उम्र में भाई बहुत बड़ी बात है इतने भाई। जब पैकेज लगता है ना किसी का, 25 भी नहीं इसका आधा कर दो, अगर 12 लाख का पैकेज लगता है तो घर पे कहते हैं वाह भाई वाह। भाई 12 लाख का भी नहीं, जब हम 21-22 साल के कॉलेज से पास आउट हुए थे तो 3-3 लाख के पैकेज में खुश वही तो होते मैं थे कह रहा भाई। हूँ, क्यों भाई आप उसके लिए पागल होते थे भाई। 3 लाख का साल का लग रहा अब भाई। तो घर में लड्डू होते हैं कि 12 लाख का पैकेज लग गया लड़के का। मेरे घर पे भी पापा को यकीन ही नहीं है, पापा बोलते ड्रग्स वग्स नहीं बेचते ना कोई, नहीं बेचता। अब तो पता बता दिया होगा आपने किसे उनको। पता है? अब पता है कि वह इसकी डिलीवरी करते थे पहले। हाँ वो मैंने बता दिया, फिर पापा को, मेरे दोस्त ने बता दिया पापा को। अच्छा। मेरा एक दोस्त था, तो उसने क्या, उसने पापा को, अपने पापा को बताया कि भाई जीत है ना डिलीवरी करके महीने का 30,000 कमा रहा है। तो वो कहते मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, डिलीवरी चालू कर रहा हूँ। तो उसके पापा ने मेरे पापा को बता दिया। तो मेरी जॉब गई, मैंने कहा मैं ज्यादा नहीं कर सकता। तो ये एक वो भी रीजन था जॉब छोड़ने का, वरना छोड़ता नहीं मैं डिलीवरी। भाई ये जो कोचिंग बिजनेस है, और अब एआई भी आ रहा है, तो जैसे चैट जीपीटी पे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन उस पर डालो, वो आपको बना के दे देता है, कंटेंट हो, स्क्रिप्ट हो, सब दे देता है। तो कोचिंग बिजनेस भी अफेक्ट होगा इससे, कि मतलब सब कुछ सीखना हो तो चैट जीपीटी से सीख ले, इंसान पैसा क्यों खर्च करे, ऐसा कुछ है? मैं 100% श्योर हूँ कि हर एक बिजनेस इफेक्ट होंगे, सिर्फ कोचिंग नहीं, हर एक बिजनेस। सी हम एक थोड़ी बात करते हैं कि इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आज से पहले कितने टाइप के आए हैं। हम 1940 से लेके सोचे भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 1980s तक 3 साल में हमने देखा कि मोस्टली फार्मर्स थे इंडिया में, 80% 85% लोग फार्मर्स थे। 1980s के बाद अब देखो 2010 तक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इनकी बहुत डिमांड बढ़ी। अब देखो 2010 में, जहाँ तक मैं जब था ना छोटा थोड़ा, तो मुझे लोग बोलते थे कि भाई मैकेनिकल करना, तू मैकेनिकल में बहुत डिमांड है। 2010 के बाद आईटी रेवोल्यूशन आया, आईटी प्रोफेशनल्स को आज अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अब देखो 12-15 लाख उनको मिलती है जो अच्छे लेवल पे है उनको। अब मैं मान रहा हूँ एआई का आ रहा है, हर इंडस्ट्री के 15 साल होते हैं जब पैसा बनता है। ये अब देखो, जब भी एक चीज़, आज आप मैकेनिकल सिविल वाला देखो पर्सन, बेचारे को सैलरी नहीं मिल रही सर, बिगिनर को, बिगिनर आप देखो उसको सैलरी नहीं मिल रही, उसको अगर वो एक्सपीरियंस पर्सन है तो ही उसको सैलरी मिलती है। तो एआई, रोबोटिक्स, आईओटी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें सबको डिसरप्ट करेगी। तो इसमें ना एक ही तरीका है इससे बचने का, वो ये कि आप टेक्नोलॉजी को ना अपना लो। मैं ऐसा मानता हूँ, चैटजीपीटी मेरी बीवी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि यार जो भी आपको काम चाहिए ना चैटजीपीटी से करवा सकते हो, या फिर वो आपका लाइफ पार्टनर टाइप का है। अभी फ्यूचर में एआई आपकी मतलब बीवी बनने वाला है। तो क्या करें, कह रहे हो शादी ना करें? तो ये सही यार, कि तो एआई हर बिजनेस में वो जाएगा। और
आपके बिजनेस में कैसे इफेक्ट करने वाला है? मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो। पहले क्या था, मैंने मोस्टली चीज़ें मतलब खुद करते थे, अब मुझे खुद कुछ नहीं करना। आज आप देखिए ना कि एक एआई का सॉफ्टवेयर अगर लगाते हैं तो कोई अगर पेमेंट मुझे फॉर एग्जांपल कोई पे करता है 9 रुपीज़ 10 रुपीज़, और मैं इतना छोटा अमाउंट चार्ज करता हूँ लोगों से स्टार्टिंग में, तो उसको ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाता है, ऑटोमेटिकली उसकी सारी चीज़ें होती है। प्लस आज मैं जूम पे ना बैठ के, मैंने एक बार रिकॉर्डिंग कुछ करके रखा है, वो मैं बार बार चला सकता हूँ। लोगों को लगता है लाइव एक्सपीरियंस है, लोगों को पता नहीं चलता चीज़ है। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कोचिंग में, बार बार मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ सेम चीज़ बोलने के लिए, राइट? तो ये चीज़ भी पॉसिबल होती है आज के टाइम पे। एआई से हमारा काम ये भी आसान हुआ कि जैसे आप एनी गेसेस मेरे पास कितने एम्प्लॉयज होंगे टोटल? एक भी नहीं। ऐसे मतलब ऐसे तो नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा हमने, कहा कम से कम बताओ। 30-35 तो होंगे। इस वजह से कि मेरे पास एज अ काम करने के लिए कोई भी नहीं, बट मैं जो आउटसोर्स रखता हूँ, जो मेरा मैनेज करते हैं, आई जस्ट हैव 4 फुल टाइम एम्प्लॉयज। मैं मेरे घर से धंधा करता हूँ, मेरे पास ऑफिस भी नहीं है। 4 लोग पूरा कंपनी मैनेज कर रहे हैं। अब अगर पहले चीज़ पॉसिबल नहीं थी, आज क्या है, एक डैशबोर्ड पे, मेरे पास एक डैशबोर्ड है, ट्रेलो करके हम यूज़ करते हैं। एक डैशबोर्ड में मेरा सारा का सारा धंधा आता है। मुझे सुबह क्या करना है, मैं सुबह डाल देता हूँ चीज़ें, शाम तक मेरे पास काम होकर आ जाता है पूरा का पूरा। तो एआई हर बिजनेस को डिसरप्ट करेगा, ये बात श्योर है। तो आपको मैं सबको इवन ये भी बोलता हूँ कि आज है ना, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम प्रोड्यूस करनी ही चाहिए। जो हर एक पर्सन जॉब करता है ना, उसको भी मैं ये चीज़ बोलता हूँ, हर एक पर्सन को। मैं बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुका हूँ। तो ना सब लोग क्या करते हैं, अब दिल्ली में तो थोड़ा मुश्किल है ऑनेस्टली, अगर हम यहाँ से यहाँ भी आते हैं तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, कभी ट्रैफिक होता है तो। बट अगर आप कोई जॉब करते हैं ना, जॉब आप 8-10 घंटे की जॉब होती है, 8-9 घंटे की। आप 2-3 घंटे खाना पीना खाते हो, सोते हो, आपके पास तो भी 3-4 घंटे बचते हैं। आपको कोई ना कोई काम करने चाहिए, फ्रीलांसिंग या कुछ भी डिजिटल एजेंसी में। आपको पता है यूएसए में 60% लोग के पास एटलीस्ट 2 सोर्स ऑफ इनकम है, वो कुछ ना कुछ साइड में करते हैं। इंडिया में कल्चर आएगा ही आएगा। आना चाहिए भाई, डेफिनेटली आना चाहिए। और जो यूथ है उनको पता होना चाहिए कैसे वो डिजिटली भी पैसे कमा सकते हैं, जैसे आपने कमाया। यूथ को थोड़ा बताओ जो घर बैठे हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं, वो कैसे थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, सेकंड इनकम अपनी बना सकते हैं कि वो उससे अर्न कर सकें। कुछ टिप्स अगर आप दे सकते हो तो। यस, तो सबसे पहला मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले तो भाई आप जाके घर से बाहर निकलो। घर पे धंधा नहीं होता, मतलब आप अच्छे मार्केट में जाओ पहले। एक है ना, मैं मस्त चीज़ मेरे कोर्स में सिखाता हूँ, मार्केट ग्रेटर देन ऑफर ग्रेटर देन परसुएशन। थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ईजी है। मार्केट का मतलब ये होता है कि भाई आपकी मार्केट अच्छी होनी चाहिए। आप जो मार्केट में बेच रहे हो, देखो सस्ता बेच के आज तक किसी ने पैसे नहीं कमाए। आप देख लो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कौन है, अब जो इलॉन मस्क क्या बेचता है, टेस्ला गाड़ी 90 लाख की आती है, सस्ता कोई नहीं बेचता। स्पेस एक्स में भेज रहे $1 मिलियन लगता है, 8 करोड़ रुपए लगता है। सेकंड कौन है, लुई विटॉन का फाउंडर, महंगा बेचता 2-3 लाख के जूते आते हैं, वो वगैरह चीज़ें। सस्ता बेच के किसी ने पैसे नहीं कमाए। तो पहला पे ना मार्केट पकड़ लो जहाँ पे पैसा हो, यानी कि टॉप 10% इंडिया या फिर कोई भी मार्केट। मार्केट के भी 4 टाइप के प्रकार होते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताओ आपको। तो 4 टाइप के मैं मार्केट मानता हूँ, ये मैंने खुद बनाया है, कहीं लिखा नहीं है। पहला चाइनीज़ मार्केट्स, जैसे मैं सब कुछ चीज़ चाइनीज़ यूज़ करता हूँ, मैं घड़ी चाइनीज़ लेके आता हूँ, फर्स्ट कॉपी वगैरह चीज़ें हम यूज़ करते हैं। सेकंड होते हैं वैल्यू बायर्स, कि जीत यार मैं अगर कोई 2000 का जूता बाय कर रहा हूँ, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए 2000, मुझे अच्छी उसमें फिटिंग चाहिए, मुझे अच्छा चीज़ रखनी चाहिए। चाइनीज मार्केट मतलब सस्ती मार्केट, सस्ती मार्केट, काम चलाओ, मतलब आपको खुद ही बोल देता है अपना वो जो बेच रहा है ना वो, कि भाई ये चला तो चांद तक, नहीं चला तो रात तक, कल भी टूट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस। तीसरी होती है हाई टिकट मार्केट, जहाँ पे लोग थोड़ा हाई टिकट मार्केट, जहाँ पे आप है ना लोग थोड़ा महंगा बाय करना पसंद करते हैं। जैसे कि आप देखिए तो कोई अच्छे शूज़ अगर दे 10-12 हज़ार 15 हज़ार की, एक हाई टिकट मार्केट हुई कि एकदम सस्ती मार्केट नहीं है और चाइनीज़ भी नहीं है। और फिर आता है लास्ट मार्केट जो है प्रीमियम मार्केट। प्रीमियम मतलब यहाँ पे लोग है ना सिर्फ पैसा पे करना चाहते हैं एक्स्ट्रा मैक्स चीज़ लेने के लिए। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हाई टिकट मतलब ऑडी मर्सिडीज, अपना प्रीमियम मार्केट मतलब लैम्बोर्गिनी और बुगाटी टाइप से, सिंपल राइट। अगर पैसा छापना है ना आपको, सिंपल पिछले 2 मार्केट में वर्क करो, हाई टिकट में और प्रीमियम मार्केट में। स्टार्टिंग में अगर चाहो तो वैल्यू बायर्स में कर सकते हो, बाकी भूल जाओ। मैं लोगों मुझे बोलते, मैं एक चीज़ बोलता हूँ उनको, लोग बोलते भाई मैं बहुत सारे कस्टमर चाहिए, आपको नहीं चाहिए। मेरा एक कस्टमर था आमेर करके, वो एक कस्टमर से मैंने आज तक 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, सिर्फ एक कस्टमर से। आपको ज़्यादा कस्टमर नहीं चाहिए, 10 कस्टमर लेके आओ, उनको बार बार बेचो। तो ये मेरा मकसद रहता है। तो मैं ना हर बार लोगों को ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले तो नीचे 2 बार मार्केट में कोई भी मार्केट पकड़ लो इंडिया में। दूसरा, अब जैसे ही मार्केट पकड़ते हो, आप कुछ ऐसा ऑफर क्रिएट करो। यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, लोग क्या करते हैं, भेड़ चाल में घुस जाते हैं कि भाई सब लोग बेच रहे हैं, मैं सस्ता बेचता हूँ, थोड़ा और इनको सस्ता प्राइस करके थोड़ी और चीज़ ऐड करके बेचता हूँ। कभी नहीं,
प्राइस जिंदगी में कभी कम नहीं करनी, मैं कभी सस्ता नहीं बेचता, महंगा ही बेचूँ। मैं आपको बताऊँ मैं प्राइस मैं कैसे बढ़ाता हूँ। आज से 5 महीने पहले मैं चीज़ बेच रहा था 8,000 रुपये में, एक मेरा कोर्स था। नेक्स्ट मंथ मैंने प्राइस की उसकी 12,000 रुपये, फिर मैंने करी 18, फिर मैंने करी 24, 40, आज 60 मैंने बेचा अभी जस्ट। मैंने 5 महीने में प्राइस उसकी 6 गुना कर दी, अब मैं 1.5 लाख में बेचूंगा। तो प्राइस कम नहीं करनी। अब देखो कस्टमर कम लाओ पर प्राइस महंगा चार्ज करो, क्योंकि लोग जो महंगे कस्टमर होते हैं ना वो प्राइस देख के पे करते हैं। परसू एक लोगों का ना ऐसा है कि भाई अब मैं आपको ना 2 चीज़ दिखाऊंगा, एक मस्त आपको स्टोरी सुनाता हूँ। आज से कुछ सालों पहले रियल स्टोरी है। अब 3 की बात करते हैं। अब तीनों को मैं एक वाइन का ग्लास दे रहा हूँ, ठीक है। अब तीनों ने वाइन टेस्ट करी, मैंने उस पर प्राइस रखा था। यहाँ पे मैंने 3 वाइन, ये 3 वाइन के ग्लास है, तीनों येलो वाइन ग्लास, ठीक है। आपको तीनों में से इस पे प्राइस रखा है $1, दूसरे में रखा है $10, तीसरे में रखा है $100। आपको तीनों को मैंने बोला कि तीनों वाइन पी के मुझे बताओ तीनों में से आपको कौन सी सही लगी, प्राइस लिखा हुआ है। अब तीनों ने मुझे बताया $100 वाली। मैं बताऊँ मैंने सेम वाइन रखी है तीनों में, बट लोगों को ये प्राइस का प्रश्न नहीं रहता कि यार $100 वाली वाइन जो है महंगी वाइन है, वो महंगी बिक, महंगी जो क्वालिटी बढ़िया होगी। क्वालिटी बढ़िया होगी, ये चीज़ बहुत धमाकेदार होगी। हाँ, ये तो जूते काटने वाली स्टाइल है तभी। मतलब ये तो होता ही है कि जो चीज़ महंगी हो, जाहिर सी बात है वो अच्छी ही होगी। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा भाई अगर मैं अपने कोर्स का प्राइस भी बढ़ा रहा हूँ जैसे मान लो, तो उसमें थोड़ी वैल्यू भी ऐड करूँ, या आप सेम ही रखते जा रहे हो? नहीं, हम चीज़ें ऐड करते हैं बहुत ज़्यादा। ये है ना मेरा मोटो होता है। मैं ना हर एक एंटरप्रेन्योर को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपको ना, आपको अगर धंधा बनाना है ना, आपको आपकी टीम के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताना है। आपकी टीम के साथ एक मस्त चीज़ बोली जाती है, तुम्हारे धंधे के बारे में तुम जो जानते हो ना वो जानते हो सिर्फ 4%। 4%। तुम्हारे धंधे में कहाँ मिस्टेक है तुम्हारे एम्प्लॉयज़ जो है वो जानते हैं 20-30%, बट तुम्हारा कस्टमर जानता है तुम्हारे धंधे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो 100%, क्योंकि कस्टमर वो बाय कर रहा है, उसको हर एक चीज़ पता है। तो अपने कस्टमर के साथ, अपने टीम के साथ ना बैठ जाओ, और वहाँ से मैं ना चीज़ें नई लेके आता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है। और मैं है ना कोलैबोरेट, एक और चीज़ मैं मस्त लोगों को बताना चाहता हूँ। एक मस्त कोट होता है, पुअर पीपल फोकस ऑन कॉम्पिटिशन, रिच पीपल फोकस ऑन कोलैबोरेशन। जो गरीब होता है ना, दिमाग जिसका गरीब होता है, वो है ना कॉम्पिटिशन होता है, एक दूसरे को खींचती है, टांग खींचता है। इसकी सर 1 लाख कैसे होगी, मेरी 70,000 कैसे है, टांग खींचते हैं। रिच ये कभी नहीं करता। मैं जब इंडस्ट्री में आया ना, एजेंसी चलाने वाले 180 लोग थे, आज मैं अकेला हूँ, मैंने कभी कॉम्पिटिशन नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, 2-3 लोगों को लेके आता हूँ, तेरे पास ऑडियंस है, मेरे पास ऑडियंस है, कुछ मिल के ऐसा बनाता है जो सबकी हेल्प कर सके। कोलैबोरेट करते रहो, कॉम्पिटिशन देखो ही मत, तो इसमें आप कभी हारोगे नहीं। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसकी सोच ऐसी होती है कि किसी को गिराना है, आप ना लोगों को लेके चलो। यहाँ पे मेंटालिटी का ही फर्क आता है कि कौन क्या सोच रहा है। सही बात। साथ बढ़ के नहीं चलना चाहता हर कोई। वही ये भाई थोड़ी ना तुम्हारी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तुम पैसे तो बहुत छाप रहे हो। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी टिकट की है, मीडियम टिकट है, प्रीमियम टिकट, प्रीमियम है, क्या है? तो गाड़ी मेरे पास है ही नहीं, मैंने ली थी बीच में। ये मत करो यार, अब ये मत बोलना कि मेरे पास भी 3rd हैंड क्रेटा है। थर्ड क्रेटा वाला इनको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। तो अभी तो मेरे पास नहीं है, मैंने ली थी बीच में, टाटा जेस्ट ली थी सिंपल, और अभी तो मुझे नहीं लेनी तो मैंने वो बेच दी। बट मैं सेकंड हैंड गाड़ी प्रेफर करूंगा, और अभी तो सिंपल ही लूंगा। भाई आजकल चस्का चल रहा है, काफी लोग ले रहे हैं, ये 2 सीटर ले रहे हैं, कन्वर्टेबल गाड़ी ले रहे हैं, तो वो प्लान है लेने का? ये ना कल्चर दिल्ली, मुंबई में और ये जगह बहुत ज्यादा है। है भाई, है भाई, है बहुत खतरनाक कल्चर, बहुत खतरनाक। गुजरात में नहीं है, वहाँ पे सब गरीब है। मतलब किसी के पास गाड़ियाँ नहीं है, वहाँ पे सिंपल लोग ज्यादा हैं। बहुत। और वही नहीं है मार्केट में। मतलब आप देखो, आप गाड़ी कब बाय करोगे, जब आप देखोगे हमारे दोस्त बाय कर रहे हैं, कोई बाहर चीज चल रही है, आप देख के थोड़ा है ना उनके साथ वो करने का देखते हो कि यार कोई दोस्त ही नहीं ले रहा तो कैसे ले? वो कैसे ले। अब सब लोग तुम जैसे चड्डियों में घूम रहे हैं, तुम कैसे पहन के निकलो? सही बात है, सही बात है। सही बात तो गुजरात का एक कल्चर ऐसा है। तो मैंने लाइफस्टाइल कभी जिंदगी में मेरी अपग्रेड की ही नहीं। हाँ, मैं थोड़ा बहुत अभी घूमा हूँ, जैसे मैं अभी प्राइवेट जेट मैंने लिया था एक से घूमने के लिए, यॉट वॉट में मैं कभी कभी जाता हूँ। ये हुई ना बात, प्राइवेट जेट में कहाँ गए? तो प्राइवेट जेट में दिल्ली से रणथंभौर लिया था, और हाँ उसमें मैंने प्रोफाइल पे इंस्टाग्राम पे पहली पोस्ट है उसमें। दारू चली? गुजराती हूँ तो दारू वारू तो पी नहीं है कभी मैंने जिंदगी में। भाई सब प्रॉब्लम वहाँ पे। भाई प्राइवेट जेट का प्रोसीजर बताओ ना, कैसे वो, कितना रेंट आता है उसका, कैसे हायर करना होता है, कहाँ से हायर होता है? सो ऐसा है कि प्राइवेट जेट का ऐसा है कि जैसे आपके मैंने सिंपल जो एयरपोर्ट होता है ना, वो वहाँ नहीं होता। प्राइवेट जेट का एक अलग वो रहता है। तो लोग क्या करते, जैसे मान लेते हैं भाई के पास प्राइवेट जेट है, ठीक है, तो अब भाई अभी घूम रहे हैं गोवा में, उनको चाहिए कि यार एक काम करो, अभी भाई गोवा में, गोवा से वो चाहते हैं कि दिल्ली वापस आए प्राइवेट जेट में, तो यहाँ से गोवा उनका प्राइवेट जेट खाली जा रहा है एकदम।
तो वो लोग क्या करते हैं कि जो खाली जा रहा है ना, अब वो खाली जाता है तो बेवजह खाली जाए, तो वहाँ पे हम जैसे लोगों को बताते हैं कि भाई ये आपका प्राइवेट जेट एक हमारा जा रहा है खाली, आपको अगर वहाँ तक जाना है तो बोलो हमें। तो लाख रुपए से चालू हो जाता है। अब लाख रुपए से बैठ सकते हो, लाख रुपए फॉर अ राइड। फॉर राइड आपको लाख रुपए लगते हैं। और उसका सबसे बड़ा चीज़ होता है उसका यार हॉस्पिटलिटी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। आप जाते हो ना वहाँ पे, आपको कितने अच्छा treat सीटर करते था हैं। वो? हमारा था 6 सीटर, ओके। 6 लोग थे। और उसमें ऐसा था कि मैं मेरी टीम को ही लेके गया था साथ में, तो हम वहाँ पे गए और उसका वो बहुत मस्त होता है। आपको एंटर करते हैं, फिर वहाँ से आपको मर्सिडीज़ में या ऑडी वगैरह में आपको लेके चलते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट और वहाँ तक फ्लाइट तक। फिर एक कैप्टन आपको नीचे खड़ा रहता है, वो चीज़ ओपन करता है, ऊपर लेके जाता है आपको, और फिर वहाँ पे आपको खाना वाना अच्छा खिलाता है, पैकेट देता है और बढ़िया माहौल रहता है। ये तगड़ी तगड़ी जी हजूरी है। ये तो बढ़िया यही सिस्टम चीज़ थी, इसीलिए मैंने लिया। इसी मैंने के कहा, भाई, पैसे हैं। पर एक चीज ऐसी लगी हो, साली 1 लाख रुपया दे दिया फिर भी इसकी कमी रह गई। ऐसा लगा आपको? लगा मुझे तो बाय करना है खुद का। बाय कर रहा है, अच्छा। मेरी तो इच्छा है खुद की। अब देखो यार, मतलब गाड़ी बंगला तो चलो होता ही रहेगा, वो तो आ ही जाएगा अभी ना कभी। तो मतलब मैं बड़ा जितना सोच सकता, तो मुझे तो बाय करना है प्राइवेट जेट खुद का। कितने का आता है देखा होगा आपने? देखा होगा कि आता कितने का है? हाँ, प्राइवेट जेट का मतलब अगर आपको बहुत छोटा होता है तो बहुत सस्ता भी आ जाता है, 30, 35, 40 करोड़ का भी आ जाता है। और अगर बहुत महंगा होता है तो वो 100, 200 करोड़ तक भी जाता है। अभी तो नहीं है ओके, तब देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। बिल्कुल आएगा भाई, हम चाहते हैं। अच्छा भाई, एक बात बताओ, आप एड्स बहुत रन करते हो, एड्स पे नेगेटिव फीडबैक और वो भी बहुत आता है कि यार ये फिर आ गया, ये फिर तो उसको कैसे डील करते हो आप? सही बात है। सो ऐड का काम ही ऐसा है, अब जब भी ऐड चलाओगे ना, ऐड से कोई खुशी नहीं है, क्योंकि उसी आप मस्त वीडियो देख रहे हो, एकदम आप एंजॉय कर रहे हो, मैं मस्त पॉडकास्ट देख रहा हूँ रिलेट का, और बीच में मैं आ रहा हूँ कि कितना कमा लिया आप लोगों ने गुस्सा आएगा ही। तो आपका काम है डिस्ट्रप्शन का, कि भाई पर्सन एक मस्त एक मूड में है और आप डिस्टर्ब करते हो, तो हेट उसका आता है। दूसरा, बट मैं एक चीज़ मानता हूँ कि ऑर्गेनिक मार्केट ना बहुत छोटी है। आप ऑर्गेनिक है ना बहुत स्केल अप नहीं कर सकते। आप देखिए ना, आज हर एक कंपनी ऐड चलाती है, अमेजोन देख लो, आप फ्लिपकार्ट देख लो, अब जितनी भी बड़ी कंपनी देख लो, सब लोग ऐड चलाते हैं, क्योंकि सब पिछले 2 वाले कस्टमर के पीछे पड़े हुए हैं, हाई टिकट और प्रीमियम वाला कस्टमर, क्योंकि ऊपर वाले 2 लोगों से किसी को नहीं कमाना, लोगों को कमाने पीछे वाले 2 कस्टमर से। अब ये कस्टमर लिमिटेड है, तो सबको एक कस्टमर जल्दी चाहिए, तो इसलिए ऐड चलाना होता है। और ऐड का है ना एक चीज़ होता है कि ऐड में ना हेट, इसलिए अब मेरा ऐड का एक रूल है, अब ये मेरा खुद का मैं वैल्यूज मानता हूँ, मैं कभी लाइफस्टाइल शो नहीं करता। बहुत सारे आपने कोचेस देखे लाइफस्टाइल शो करते हैं, मतलब क्या करता है पता है, गाड़ियाँ वगैरह दिखाते हैं बड़ी बड़ी, ऐसा आपने मेरा कभी ऐड नहीं देखा होगा। तो एक अच्छा सीन रहता है, मेरा काम है सॉल्यूशन सेल करना, मैं लाइफस्टाइल कभी सेल नहीं करता। बट ऐड का प्रोसीजर बहुत सही होता है, लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं, अगर आप बोलो तो मैं उसका थोड़ा समझाऊं कि ऐड चलता कैसा है बताओ सो लोगों को ऐसा लगता है कि हम ऐड में अपफ्रंट प्रॉफिट कमाते हैं, हम अपफ्रंट कुछ नहीं कमाते। हर एक कंपनी बैकएंड में चलती है, अपफ्रंट कोई कंपनी नहीं चलती। तो जब अब मैं क्या करता हूँ, 9 रुपीज़ का हम टिकट बेचते हैं कि वहाँ पे आप हमारे वर्कशॉप में आओ, फिर हम आपको थोड़ा बहुत सिखाएंगे और फिर हम आपको एक उनका अपसेल में एक पिच करते हैं। जब लोग 9 रुपीज़ पे करते हैं, लोगों को लगता है हम वहाँ कमाते हैं। एक 9 रुपीज़ का कस्टमर लाने के लिए मुझे 200 रुपये पे करने पड़ते हैं गूगल को, यानी कि मैं 200 का लॉस करता हूँ अपफ्रंट। तो मेरे पास अगर मान लेते हैं 100 कस्टमर है, अब 100 में से हर एक पर्सन वर्कशॉप में भी नहीं आएगा, 100 में से मान लेते हैं 50 लोग वर्कशॉप में है, 50 में से 5 से 10 लोगों ने मेरा बाई किया, 5 लोगों ने जो बाई किया वो फॉर एग्जाम्पल 5,000 का बाई किया, तो 25,000 रुपये मैंने कमाए, बट 100 कस्टमर को लाने के लिए मैंने 20,000 खर्चा किया था, तो मैंने कमाया 5,000 ही, समझ रहे हो। बट पैसा कहाँ बनता है, जब आपके पास कस्टमर एक बार आ गया है, अब वो कस्टमर मेरा है, अब उसको मैं जितना भी अपसेल पिच करूँ, जैसे मान लेते हैं कि भाई ने, अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपसेल पिच करने से डरते हैं, लोग बेचने से डरते हैं कि भाई मैं ज़्यादा बेचूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। भाई बेचना तो आपका ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए, बेचना कभी मत छोड़ो ज़िंदगी में, कभी नहीं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब मान लेते हैं, अब आपने कभी ये किया कि मैं एक पैंट लेने जा रहा हूँ, आधा पैंट यहाँ से लूँगा, आधा पैंट यहाँ से लूँगा, हम कभी नहीं करते। तो कस्टमर को एक ही सोल्यूशन चाहिए आपसे, तो मैं ये मानता हूँ कि कस्टमर को भाई कच्चा भी चाहिए ना, वो मुझसे ही लेगा, सब कुछ मेरी ओर से मैं उसको डिलीवर करवा दूंगा। कि भाई कस्टमर को पहले एजेंसी डेवलप करने में वो करवा दूंगा, नेक्स्ट उसको एआई के टूल्स चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हम खुद बनवाते हैं टूल्स लोगों के लिए, कि कैसे उनकी हेल्प हो सकती है, क्लाइंट्स कैसे लाते हैं, टूल्स मैं दूंगा, वो सब हो गया। आपका धंधा मैं पूरा ऑटोमेट भी मैं करवा दूंगा। तो कंटिन्यूसली पर्सन का, हर एक पर्सन के ना सिचुएशन होती है, जैसे हम सब लोग करंट सिचुएशन होती है हमारी है, CS बोलते हैं इसको, करंट सिचुएशन। एक होती है डिजायर सिचुएशन, कि भाई हम सबको कहीं ना कहीं जाना है, जीत मुझे इतनी इनकम करनी है, मुझे ये बाइक लेना है, ये चीज़ करनी है। और फिर एक अल्टीमेट डिजायर सिचुएशन, कि भाई उससे ऊपर मुझे ये करना है, जैसे मुझे बंगला और गाड़ी लेनी है, बट मुझे प्राइवेट जेट लेना है, मेरा अल्टीमेट डिजायर सिचुएशन है। तो कस्टमर की हर एक चीज़ आप पूरी करो, और कुछ कस्टमर की होती भी नहीं है तो बनाओ आप, मैं कहता हूँ उसकी सिचुएशन होनी चाहिए, बनानी पड़ती है। अब देखो ना, गाड़ी वाले तो ये तो करते हैं, कार जब भी बेचते हैं, पहले अच्छी गाड़ी आती थी 5 करोड़ की, अरे बहुत अच्छी गाड़ी एकदम मैक्स वाली, अब उन्होंने 30 करोड़ की कर दी बुगाटी वगैरह। उनको पता है कि भाई जितना उस अल्टीमेट लेके जाएंगे ना उतना करेगा और पैसा देगा, वो सब प्राइस नहीं देखते, उनको लगता है कि गाड़ी में कुछ अलग है।
तो आपको कस्टमर की हर एक चीज़ सॉल्व करनी है। तो हमारा मेन जो पैसा बनता है ना अपसेल से बनता है कि जब हम उसके बाद हमारा जो भी अभी का प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 1 लाख रुपए में, उसके बाद लोग आते हैं, मैं 6 मंथ्स उनको ट्रेन करता हूँ और हमारी हर एक चीज़ में हम रिफंड गारंटी देते हैं अगर हमारा अपसेल कोई भी है तो, कि भाई अगर आप पैसा एटलीस्ट 2x ना कमाओ यू विल गेट द रिफंड्स, और वे हम उन पर लिखवाते हैं कि फंड्स बैक कर देंगे और उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। क्योंकि अब ऐसा है कि यार मैं एक चीज़ मानता हूँ, सिस्टम नेवर फेल, पीपल फेल। अब अगर मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, पहुँच जाएगी ट्रेन, हो सकता है मैं बीच में उतर जाऊँ, ट्रेन तो पहुँचने वाली, तो मतलब सिस्टम चल जाएगा आपका। हो सकता है आप बीच में उतर गए, आप फेल हो सकते हो, तो चीज़ें रेडी है सारी की सारी, आप आओ काम करो, नया पैसा वापस। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ भाई जो मुझे आराम का पैसा नहीं चाहिए, मैं डिजर्व नहीं करता पैसा, कोई नहीं, वापस ले जाओ। वैसे भी मेरे पास मतलब आया ही है, कुछ रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, मेरा कुछ घर का खर्चा नहीं गया, वापस ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अच्छी सोच है आपकी, बहुत हाँ बढ़िया, भाई, बहुत बढ़िया। और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है भाई, आपके एक एनर्जी जो पता चलती है ना, हाँ ये बंदा फोड़ेगा तो अभी जज्बा और बढ़िया है फोड़ोगे भाई आप, आपका। बढ़िया भाई। भाई ये तो चीज़ आपने आपसे सीख ली कि मतलब अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को पिच करने से मत छोड़ो, उसको पीछे पड़ते रहो, उसको सर्विस देते रहो। अभी आप हमारे इस वाले चैनल पे आए हो, बड़े वाले चैनल पे कब आओगे? वहां पे बहुत ज्यादा ऑडियंस है। क्रेजी भाई, मजा आ गया आपसे बात करके। और मैं हमारी जनता को बताना चाहूँगा कि जीत भाई से अगर आप जुड़ना चाहते हो, इनके कोर्सेज को अटेंड करना चाहते हो, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, इनका इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इन्हें फॉलो करिए, इनसे जुड़िए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ नया सीखने को मिला तो इसको शेयर करो अपने दोस्तों यारों के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। और मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक मजेदार पॉडकास्ट के साथ। भाई आप जाने कुछ से पहले कहना चाहते हो? धंधा करो और जॉब नहीं कर रहे हो उसके साथ धंधा करो, बट सबको धंधा करना ही चाहिए। रिस्क लो, मतलब रिस्क लो, एक चीज है, रिस्क है तो इश्क है। बिल्कुल। चलो जी, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, बाय बाय। बाय बाय।